कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज का ये वीडियो कक्षा 12 का रहेगा। कक्षा 12 में आपका नया बैच चला था, हमने स्टार्ट किया था, उसका अगला वीडियो। और इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? कूलाम्स के नियम का, यानी कूलाम के नियम का सदिश रूप या कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, सदिश रूप में निरूपण, यानी कूलाम के नियम को सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं, बस इतना बताना है आपको। उसका फॉर्मूला डिस्क्राइब करना है। इसका ना तो ये कोई डेरिवेशन है, बस कूलाम के नियम को सदिश रूप में बस लिखना है। लिखने में ही आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। पहली चीज तो ये समझो कि कोई भी सदिश जो होता है वो सदिश क्या होता है? सदिश वो राशि होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। और हम जब भी कभी भी सदिश की बात करते हैं तो यहां पे देखिएगा, यदि मैं कह रहा हूं कि ये आपका सदिश है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का जो परिमाण होगा, पहली बात तो ये समझेंगे हम, परिमाण जो होगा वो ए वेक्टर का मॉड या हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि ए वेक्टर का परिमाण यदि ए लिखा हुआ है, जैसे ये बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये बी वेक्टर का परिमाण लिखा हुआ है। तो ये बी वेक्टर का मॉड बोल दो या नॉर्मली बी बोल दो, तो ये क्या है? बी वेक्टर का परिमाण, ये भी बी वेक्टर का परिमाण है, ठीक है। और यदि मैं ये कैप लगा दूं तो ये क्या है? ये कैप, ये एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश होता है। ये जो एकांक सदिश होता है यही आपका दिशा को बताता है, यही आपकी दिशा को बताता है। इसका परिमाण तो एक होता है लेकिन ये दिशा को बताता है। दिशा को कैसे बताता है? यदि कोई भी ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर को हम हमेशा ए वेक्टर का परिमाण इंटू ए कैप, तो ये देखिएगा, ये आपका परिमाण हो गया, ये आपका परिमाण हो गया और ये आपकी दिशा हो गई, तभी तो एक सदिश बनेगा। और ये आपका सदिश, तो कोई भी सदिश जो होता है उसमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो परिमाण मिलता है और एक आपकी दिशा मिलती है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो कैप होता है, ये कैप जो होता है ये केवल दिशा को बताता है और कुछ नहीं, इसका कोई रोल नहीं होता, बस ये दिशा को बताता है। और ये एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? यदि मैं यहां से निकालूं तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बट्टे ए वेक्टर का परिमाण, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एकांक सदिश बराबर, यहां से एकांक सदिश निकालें, दिशा निकालें, तो सदिश बट्टे सदिश का परिमाण, ये होता है। चलिएगा, यहां पे कूलाम के नियम की बात कर रहे हैं तो हम देखिएगा, पहले हमने क्या मान लिया? एक हमने निर्देश अक्ष मान लिया। ये आपका क्या है? ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं? दो में इस तरीके से एक और एक, मैंने ये दो वो मान ली बिंदु मान ली, यहां पर आपका Q1 आवेश रखा हुआ है और यहां पर आपका Q2 आवेश रखा हुआ है, ठीक है। क्या रखा हुआ है? Q1 आवेश, Q2 आवेश। और इसकी ये यहां पर क्या है? आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु से इसकी स्थिति कुछ ना कुछ तो होगी, तो वो हमने मान ली ये वाली, ये देखिएगा, इधर को कर दे रहे हैं हम इसको ऐसे, और इसको हम यहां पर मान ले रहे हैं, ये है। इस मूल बिंदु से Q1 की जो स्थिति है उसको मैंने R1 वेक्टर माना। तो ये R1 वेक्टर है क्या? पहले तो ये चीज यहां पे समझते रहेंगे हम। और ये वाला, ये आपका क्या है? R2 वेक्टर। बात को समझ गए होंगे। R1 वेक्टर, R2 देखिएगा, यहां पे लिखता चल रहा हूं मैं। R1 वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर है आपका Q1 की स्थिति, मूल बिंदु से Q1 की स्थिति सदिश, या ये क्या है? आवेश, आवेश Q1 का स्थिति सदिश है। ऐसे ही R2 क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर हो जाएगा आवेश Q2 का स्थिति सदिश हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि भाई R1, ये देखिएगा, थोड़ा सा और बढ़िया सा लिख दे रहा हूं, बेहतर सा, ये, ठीक है। ऑलराइट।
अब यहां से मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। यदि मैं यहां से एक इस तरह का वेक्टर बनाऊं, ये इस तरह से वेक्टर बना दिया मैंने यहां से इधर की ओर, तो ये क्या है, ये आपका R2 वेक्टर, R21 वेक्टर बोला जाएगा, यानी कि दूसरे आवेश का स्थिति सदिश पहले के सापेक्ष। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये देखिएगा R21, ये क्या है, R21 है आवेश Q2 का, आवेश Q2 का स्थिति सदिश आवेश Q1 के सापेक्ष। ठीक है, मतलब क्या बोल दिया हमने, क्योंकि ये यहां से हमने केवल Q1 हमने माना, तो इसका मतलब क्या, मूल बिंदु के सापेक्ष ये Q1 है, मूल बिंदु के सापेक्ष R1 लगाओ तो 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर R21 यानी कि ये पहले बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ये बनाया गया है, इसलिए हमने क्या लिखा है, R2 वेक्टर है, दूसरे की ओर है, लेकिन कहां से स्टार्ट किया है, 1 से, Q1 से, तो इसीलिए लिख दिया है आवेश Q2 का स्थिति सदिश। ये क्या है, आवेश Q2 का स्थिति सदिश है, लेकिन किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं दूसरा वेक्टर भी एक बनाना चाहूं तो यहां पे ऐसा भी बना सकता हूं, यदि चाहो तो आप कह देंगे इस तरीके से भी बन जाएगा, ये ऐसे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये नाम दे दूंगा मैं, ये क्या है आपका R1 वेक्टर रहेगा दूसरे के सापेक्ष, तो ये R12 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आवेश Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। समझ में आई बात, नहीं आई, ये क्या है, आवेश Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। ठीक है, Q1 का स्थिति सदिश ऐसे। ठीक है, ऑलराइट, यहां तक आपको चित्र बहुत भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखिएगा, जब हमने आपको बताया था कि यहां पर एक आवेश है प्लस का, ये आपका प्लस का आवेश है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। यदि ये माइनस है और ये भी माइनस है तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, जो कि एक दूसरे को पास बुलाएंगे। ठीक है, ऐसे। लेकिन यहां पर क्या है, ये Q1 है, ये Q2 है, हम मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल कि ये दोनों एक ही प्रवृत्ति के आवेश हैं, तो भाई इस पर लगने वाला जो बल होगा वो किधर की साइड में होगा, इस पर जो लगने वाला जो बल होगा वो ऐसे इसकी ओर जाएगा, क्योंकि धनात्मक से दूर जो दोनों एक ही प्रवृत्ति के आवेश हैं, तो दोनों पर एक इधर की ओर जाएगा, एक बल इधर की ओर लगेगा, इस तरह से ये, और इस पर ये लगेगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब देखिएगा ये कौन सा बल है, ये Q1 पर लगने वाला बल कहलाएगा F1 वेक्टर। F1 वेक्टर, ये F1 पर यानी Q1 पर लगने वाला बल F1 रहेगा। किसके कारण लग रहा है, दूसरे के कारण। और Q2 पर लगने वाला बल F2 वेक्टर रहेगा, लेकिन किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण। तो इसका मतलब क्या है कि F1 वेक्टर क्या कहलाएगा, F1 वेक्टर क्या कहलाएगा, F1, पहले को पढ़ो 1 को, तो यानी कि आवेश Q1 पर, आवेश Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल आवेश Q2 के कारण। सिंपल सी बात ये है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। ऐसे ही F21 क्या हो जाएगा भाई, F21 यानी कि आवेश Q2 पर लगने वाला बल Q1 के कारण। बात समझ में आ गई होगी आपको? बस ये वाला पढ़ा जाएगा, F2 है तो दूसरे आवेश पर लगने वाला बल पहले के कारण लगेगा बल। ठीक है, अब बस मुझको एक चीज बताइए, जब इस पर इधर की साइड में बल लग रहा है तो सिंपल सी बात है, ये बल का परिमाण तो ये हो जाएगा बल का। देखिएगा, तो अब हम बात कर रहे हैं
कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम ने क्या कहा था, जब दो आवेश हैं तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो नॉर्मली क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता था। लेकिन मैंने इसको क्या माना था, इसको एक कांस्टेंट माना था, तो इसको मैं कांस्टेंट अभी फिलहाल के लिए K मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस K को ही तो मैंने बाद में माना था 1/4πε0। भाई ये भी कांस्टेंट है, तो इस पूरे कांस्टेंट को मैं K से निरूपण कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस तरह से मैंने मान लिया। ये कूलाम का नियम था। तो ऐसे यदि मैं इस बल का परिमाण निकालूंगा, ठीक है, तो क्या कितना हो जाएगा, देखिएगा F, इस सूत्र कौन से चल रहा हूं मैं, इस सूत्र से चल रहा हूं, कूलाम के सूत्र से। तो F वेक्टर 2 1, ठीक है, 2 1 निकाल रहा हूं मैं, ये वाला बल निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। कौन सा लगा रहा हूं, 2 1 ले रहा हूं मैं, 2 1। तो सिंपल सी बात है, यहां से जो दूरी होगी कौन सी ली जाएगी, इधर की साइड में बात चल रहे हैं, इधर ही एरो वाला लिया जाएगा, 2 1 ले लीजिएगा इसका। 2 1 हमने ले लिया, 2 1 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। 2 1 वेक्टर कह लो, बात वही है, 2 1 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। ये तो परिमाण हो गया, ये परिमाण हो गया। परिमाण के साथ साथ मुझे दिशा भी चाहिए। दिशा किससे निकलती थी, मैंने आपको बताया था, जो ए कैप होता है ये आपका दिशा को बताता है, ये दिशा को बताता है एकांक सदिश। तो इसका हम यहां पर हमको एकांक सदिश निकालना है, तो हम इसी वेक्टर का एकांक सदिश लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई सदिश राशि तो कोई, ना तो ये सदिश राशि है, ना ये सदिश राशि है, ना ये सदिश राशि है। सदिश राशि तो यही है, तो मेरे को इसी का एकांक सदिश लेना पड़ेगा, बात खत्म। तो ये तो यहां पर क्या है, ये जो इतनी चीज है ये तो है आपका परिमाण, ठीक है, और ये जो चीज है ये है आपकी दिशा, ये है आपकी दिशा, ठीक है। बस दिशा कहां से पता चल रही है, ये देखिए, वेक्टर की इधर दिशा है, इसकी भी इधर है, तो मतलब इधर की साइड में ये दिशा ली है हमने। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो इसकी यानी कि जो R2 वेक्टर है, R21 वेक्टर है, इसकी दिशा है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा कि इधर से इधर की ओर ये वेक्टर की दिशा है, और इसी दिशा में फोर्स लग रहा है, फोर्स भी तो इसी दिशा में लग रहा है। तो जो इस वेक्टर की 2 1 वेक्टर की जो दिशा होगी वही इस F21 वेक्टर की दिशा होगी। तो यही इसी का हमने एकांक सदिश ले दिया, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका F21 का सदिश रूप, बात खत्म। इस Q2 पर लगने वाले बल का सदिश निरूपण ये हो गया, और कुछ नहीं करना है। चाहो तो यहां पर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि F21 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं, ये मॉड का स्क्वायर है, मॉड का मतलब परिमाण का स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये R21 वेक्टर का, देखिएगा, क्योंकि ए कैप बराबर होता था ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, इस तरीके से होता था। चाहो तो आप इसका भी हम कैप में लिख सकते हैं, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मॉड, ऐसे भी लिखा जा। तो कभी कभी ये टिक मार्क में आ जाता है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। तो ये आपका एकांक सदिश है, ठीक है। तो इसकी घात 3 भी आ सकती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 की घात 3, साथ में आ जाएगा R21 वेक्टर, इस तरीके से R21 वेक्टर, ये मॉड नहीं आएगा, ये वेक्टर आएगा इस तरीके से। आपके दिमाग, सर आपने तो नीचे स्क्वायर बताया था, यहां पर तो Q आ गया। अरे भाई यहां पर Q आ गया तो एक R से एक R कट जाएगा, तो स्क्वायर ही बचेगा ना। तो ये कभी कंपटीशन में आ जाता है, टिक मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, ये सही है या इसको गलत दे देगा कुछ, तो आपको लगेगा स्क्वायर वाला सही लगाते हैं मोस्टली, और यहीं पे फंस जाते हैं। ये ऐसे भी आ सकता है इस रूप में। फिलहाल हमको क्या है, इसकी जरूरत नहीं है, हमको बस इतने की जरूरत है, परिमाण और दिशा की। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जहां यहाँ पे लिख देंगे इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और नीचे लिख दीजिएगा जहां R21 कैप इजिकल टू हम लिख सकते हैं R21
वेक्टर अपॉन R21 का मॉड, ऐसे लिख सकते हैं। जहां पर ये आपका क्या है, इकाई सदिश है, ये एकांक सदिश है, एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश। बात खत्म। तो ये समीकरण 1 मान लीजिएगा, यहां तक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, ठीक है। फिर मैं आगे और बताता हूं आपको। ये आपने यहां पर कर लिया, ठीक है, चलिएगा, ठीक। अब इसको मिटा दे रहा हूं, इसको ऊपर ही कर दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और दूसरी चीज मैं ऊपर ले दे रहा हूं, ठीक है। अब फिलहाल हमारा कहां है, ये देखिएगा। अब आगे फिर से बढ़ते हैं। अब इसकी बात चल रहे हैं हम, F212 निकाल रहे हैं। F12 बराबर क्या हो जाएगा भाई, वही चीज के Q1 Q2 अपॉन 12 की बात कर रहे हैं, तो 12 का स्क्वायर आएगा, यानी इस वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा 12 का मॉड का होल स्क्वायर इंटू साथ में दिशा भी तो आएगी, तो R12 का कैप। तो ये आपका परिमाण हो गया, ये आपकी दिशा हो गई, बात खत्म। इतना ही है ना, बस इतनी सी चीज, ये दिशा हो गई, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, जहां पर लिख देंगे हम, जहां पर R21 कैप बराबर हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21 का मॉड। बस इतना है, बस और कुछ इसमें कोई डेरिवेशन करके नहीं दिखाना, बस सदिश रूप दिखाना है कि सदिश रूप होता क्या है। ये है सदिश रूप, बात खत्म, ठीक है। क्लियर हुई बात, ठीक। चलिएगा, अब आप कहेंगे सर यही दिशा क्यों ली, क्योंकि आपको पता है इस वेक्टर की R12 की दिशा ऐसे है, और इसी 12 की दिशा भी इसी दिशा में है, तो 12 दिशा ली है, ठीक है। ये आ गया। अब यहां से आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिएगा, पहले हम यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, क्या समझा दूं, ये देखिएगा। अब आपका R12 वेक्टर देखिए, ये वाला जो 12 वेक्टर है, 12 वेक्टर को देखिएगा, ये 12 वेक्टर जितना बड़ा ये वेक्टर है उतना बड़ा ही 21 वेक्टर है। भाई जब कोई एक वेक्टर इतना इधर जा रहा है, ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर इस तरीके से, ये बी वेक्टर है, और ये दोनों का परिमाण बराबर है, परिमाण दोनों का बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है, तो हम उसको एक दूसरे को क्या बोलते हैं, ये विपरीत सदिश है। और विपरीत सदिश एक दूसरे के कैसे बराबर होते हैं, इस तरीके से बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको बदल देंगे, तो इसको ही हम यदि इसकी दिशा को चेंज कर जाएंगे तो ये माइनस का बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि दिशा बदल देते हैं। ये ऐसे था, अब ऐसे कर दिया तो माइनस का बी वेक्टर आ गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका ये जो R12 वेक्टर है माइनस R21 वेक्टर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिएगा, ये इसकी दिशा इधर है, इसकी देखिए एक इस तरह से है और एक इस तरीके से है, तो ये आपका इस तरीके से, अब मैं इसको भी ऊपर वाले को भी ऐसे कर दूंगा इधर, तो इसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, बात नहीं आई, तो ये R देखिएगा ध्यान से, ये R21 वेक्टर इस तरीके से है, तो यदि मैं इसको इस तरह से कर दूंगा तो ये R21 वेक्टर ही रहेगा, लेकिन माइनस लग जाएगा, क्योंकि इसकी दिशा अब इधर थी और इधर कर दी, परिमाण वही है, बस दिशा बदल दी, तो ये जब तो बदल जाएंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये चीज। अब ये R21 का जो मान है इसमें रख देंगे समीकरण 2 में, तो अब समीकरण 2 से आपको क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण 2 से, इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो समीकरण 2 को देखने बाद में F12 वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का R12 की जगह पर मैं माइनस का क्या रख दूंगा, यहां पर आपका R माइनस का 21 रख दूंगा, ये तो कितना आ जाएगा, माइनस यहां पे आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू, और ये यहां पर क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर, R21 कैप आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, देखिएगा ये यहाँ पर R12 तो इसलिए ये आपका 21 ही हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 21 हो जाएगा, ये 21 का कैप हो जाएगा, क्योंकि R12 का जो मान है वो इसके बराबर है, तो ये माइनस, बस दिशा बदल जाएगी, दिशा इसकी माइनस आ जाएगी, तो ये आ गया, और यहाँ पर भी आपका R21 हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है।
ये आ गया, क्योंकि ये चीज इसके बराबर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा R12 का कैप इजिकल टू माइनस R21 का कैप। ये तो ये दोनों चीज आपस में मैंने यहाँ पर, ये समीकरण 2 थी तो R12 की जगह पर माइनस R21 और इसकी जगह पर ये रख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो अपने आप में स्क्वायर ही रहेगा। क्या ये चीज देखो समीकरण 1 से F21 का मान आ रहा है नहीं आ रहा, के Q1 Q2 R2 का स्क्वायर, ये तो ये आपका समीकरण 1 से किसका है, ये वाला मान आ गया F12 वेक्टर इजिकल टू माइनस F21 वेक्टर। ये आ गया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो ये तो इसका मतलब ये हो गया, यहां से ये सिद्ध हो रहा है कि Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल आपस में बराबर होता है, बस उसकी दिशा विपरीत होती है। इसलिए कि दो आवेश यदि बराबर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो एक आवेश से दूसरे आवेश पर लगाया गया बल दूसरे आवेश के द्वारा लगाए गए पहले बल के बराबर होता है। इसीलिए ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम भी तो यही कहता है, यदि कोई वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है विपरीत दिशा में। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है। और हमने लिखवाए थे जब कूलाम नियम पढ़ाया था तो कूलाम नियम में भी एक पॉइंट हमने कराया था कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो तृतीय नियम का पालन क्यों करता है, क्योंकि F12 बराबर 21, तो Q1 यानी पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल दूसरे आवेश पर लगने वाले बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होता है। तो F12 बराबर माइनस 21। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, यही आपका सदिश निरूपण है। तो ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 था यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। यही आपका सदिश रूप है, एक ये और एक ये। समीकरण 1 व समीकरण 2 ये आपके सदिश रूप होते हैं और ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से इंजॉय लेकर आपने समझा होगा, इंजॉय लेकर पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय।